अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू पर, जिसे हम नी जॉइंट पेन या घुटनों के दर्द या इसी तरीके से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि आजकल नी जॉइंट पेन या घुटनों के दर्द की जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अधेड़ उम्र के लोगों को, यानी 50 साल के बाद या 55 या 60 साल के बाद लोगों के अंदर हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम तकरीबन हर उम्र के लोगों के अंदर, चाहे वो बूढ़े हों, नौजवान हों, जवान हों या इसी तरीके से बच्चे हों, कहीं ना कहीं उनको नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। तकरीबन जो आबादी है हमारी, उसका 70% या 80% लोग इसकी शिकायत करते हैं, जिसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, चाहे वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, फिज़िकल इनएक्टिविटी हो, या इसी तरीके से जो हमारे खाने पीने के अंदर जो तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं चाहे वो हो। बहरहाल इसके असबाब बहुत सारे हो सकते हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब किसी को नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी किसी केमिस्ट पे जाते हैं या मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ से पेन किलर दवाएँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर किसी डॉक्टर के पास, यानी ऑर्थोपेडिक के पास या हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। डॉक्टर उनको कुछ दवाएं एडवाइस करते हैं, वो भी पेन किलर होती हैं। साथ ही साथ कुछ कैल्शियम या इसी तरीके से विटामिन D3 और कभी कभी स्टेरॉइड एडवाइस किया जाता है। और उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपको मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका घुटना फ्लैक्स नहीं हो रहा, मुड़ता नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उसको मोड़ना छोड़ दीजिए। आप कुर्सी पर बैठना शुरू कर दीजिए। अगर आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। यानी जो इंसान की डेली की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देना या उसको अवॉइड कर देना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अब ये कह देना कि मुकम्मल तौर पर आप घुटने को फोल्ड करना बंद कर दीजिए, कुर्सी पर बैठना शुरू कर दीजिए, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना ख़त्म कर दीजिए और उसके मुकाबले में इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इलाज तो ये होता है कि अगर किसी के घुटने को बेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, घुटने को मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इलाज करें जिससे वो मोड़ना शुरू कर दें। क्योंकि इलाज करने का मकसद क्या होता है कि इंसान की जो डेली की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उठना बैठना सोना पीना, ये सारी चीज़ें नॉर्मली अंजाम पाने लग जाएँ। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहता है, आदमी दवाएं इस्तेमाल करता रहता है और फिर एक वक्त के बाद जब इंसान दवाएं इस्तेमाल करके थक जाता है तो फिर अपने डॉक्टर से वो सवाल करता है कि डॉक्टर साहब, ये दवा हम कितने दिनों तक इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं। तो फिर डॉक्टर उनको जवाब देते हैं कि चूँकि आपके घुटने के दरमियान जो गैप है वो कम हो गया है, तो ये गैप कम होने की वजह से आपके जो गादी है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो घिसने लग गया है और जिसके नतीजे में यहाँ पर दर्द की शिकायत हो रही है। तो इसलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेशन भी इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, इतना ज़्यादा महंगा होता है कि हर इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। दूसरी बात कि अगर इस ऑपरेशन को करवा भी लिया जाए तो इसमें इलाज की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऑपरेशन करवा लेता है तो फिर उससे मुकम्मल तौर पर उसको छुटकारा मिल जाता है, बल्कि ये ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। और मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि जब जो पुर्जा चाहे बदल दें, बल्कि इंसान हैं। हमारे अंदर जो नेचर में नेचुरली जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें कभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, उस जैसा काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए ऐसे केसेस के अंदर सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ यूनानी के अंदर जब कोई मरीज़ इस तरीके का आता है तो हमारे यहाँ दरअसल घुटने का दर्द या इसी तरीके से जोड़ों के दर्द की जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, इसे हम असल में हड्डी की प्रॉब्लम नहीं मानते। और सही मानों में अगर देखा जाए तो ये हड्डी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है इनिशियली, यानी शुरुआती तौर पर ये हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो हड्डी को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर हैं, यानी जॉइंट को बनाने में जो दूसरे स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, चाहे वो लीगामेंट हैं, मसल्स हैं या इसी तरीके से टेंडान वगैरह हैं, इनके अंदर असल में सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी जब अगर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल ना किया जाए, देखिए नेचर में यहाँ पर जो एक गैप फिक्स कर रखा है, दरअसल ये इन्हीं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ताबे होता है।
जब तक ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, ये गैप मेंटेन होता है। और जैसे जैसे ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाते हैं, ये गैप कम होने लग जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो असल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इस पर फोकस करें, इसको ट्रीट करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ यूनानी के अंदर सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। तो जब भी हमारे पास यूनानी के अंदर इस तरह के कोई मरीज़ आता है जोड़ों की दर्द की शिकायत लेकर के, खासतौर पर घुटने के दर्द की प्रॉब्लम हो या इसी तरीके से नी जॉइंट पेन की समस्या हो, तो सबसे पहले हम उसे टेम्परामेंटल एनालिसिस करते हैं कि आया जो ये प्रॉब्लम है ये गैर मादी है या मादी है, यानी किसी मैटर के एक्युमुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ सादा तौर पर है। तो उसको हम रूट आउट करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम को जानने के बाद मरीज़ से कुछ सवाल करते हैं कि मरीज़ को दर्द कब हो रहा है, इसका दर्द बढ़ कब रहा है, सुकून कैसे मिलता है। इसी तरीके से उसे टच करके देखते हैं कि वहाँ पर गर्मी का एहसास हो रहा है या ठंडी का एहसास हो रहा है, किस तरीके का एहसास हो रहा है। उसके बाद जब हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये मर्ज़ हरारत की तरफ है, किल्लत की तरफ है, रतूबत की तरफ है या वसत की तरफ है, तो फिर उसके ट्रीटमेंट का अप्रोच करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर होती हैं। यूनानी के अंदर ख़ास तौर पर बहुत सारे रेजिमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इलाजी तदबीर जो बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होती है। साथ ही साथ कुछ दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। रेजिमेंट्स के अंदर आम तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मसाज थेरेपी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, जिसमें ख़ास तरह की दवाओं से बनी हुई तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ड्राई कपिंग थेरेपी या फिर फायर कपिंग थेरेपी या इसी तरीके से कभी कभी हिजामा की भी ज़रूरत पड़ती है और हिजामा को भी एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ कई मरतबा नुतूल को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, खासतौर पर नी जॉइंट पेन के अंदर। नुतूल में बहुत सारी अद्वियात हैं, नाखूना है, बाबूना है, मको खुश्क है, गुरे टीसू है, पोस्त खशखास है या कोकनार जिसको कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका जोशाला बना करके उस उज़्व पर या घुटने को उससे सेका जाता है या उस पर धारा जाता है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ख़ासतौर पर जब औराम हो या इसी तरीके से घुटने में सूजन हो, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा हम कुछ बैंडेज का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ अद्वियात को बैंडेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हार और बारी दोनों तरीके मर्ज़ के एतबार से हम दोनों तरह के अद्वियात का इस्तेमाल करके, अगर हरारत की वजह से है तो बारिद अद्विया इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से भूदत की वजह से है तो फिर हार अद्विया का बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूनानी के अंदर बहुत सारी अद्वियात हैं, जैसे हब्बे सुरंजान है, हब्बे असगंध है, माजून चोकचीरी है, माजून उशबा है, माजून सुरंजान है, हलवे घी कबार का इस्तेमाल है, हब्बे आसाब वगैरह का इस्तेमाल है। इसके अलावा सफ़ूफ़ असगंध ख़ास का इस्तेमाल है, हब्बे असगंध ख़ास का इस्तेमाल है, माजून मफासिल का इस्तेमाल है, सफ़ूफ़ मफासिल का इस्तेमाल है। और इस तरीके की बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए और मर्ज़ की कैफियत को समझते हुए, यानी मर्ज़ की जो टेम्परामेंटल एनालिसिस करने के बाद, यानी कि किस टाइप का मर्ज़ है, किस मिजाज का मर्ज़ है, उसको रूल आउट करते हुए अद्वियात का सिलेक्शन किया जाता है और इसके ज़रिए से मरीज़ का और मर्ज़ का मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाता है। और बारहा हमने अपने मतलब पर देखा है कि बहुत सारे मरीज़ों का हमने इलाज किया, तकरीबन सैकड़ों मरीज़ों का, ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जिनको सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी। और जब हमने उनका इन्हीं पैरामीटर्स पर इलाज किया तो उनको फिर दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुई और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके के बेशुमार मरीज़ हमारे मतलब पर आते रहते हैं और यूनानी इलाज से फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी इस तरीके की कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्जरी एडवाइस कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर सर्जरी की वो मर्ज़ ठीक नहीं हो सकता है, बल्कि आप यूनानी अद्वियात इस्तेमाल करें। आप अपने पास में किसी हकीम के पास जाकर के उससे मशवरा लें और अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके सही तरीके से इलाज किया जाता है तो फिर आपका मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी जो मुनासिब लगे कि आपके सामने शेयर किए जाएँ। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि घुटनों के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनको सही तरीके से इलाज न मिलने की वजह से उनको पूरी ज़िंदगी घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है कि उस परेशानी के साथ जीते रहते हैं, या फिर अगर वो सर्जरी करवा लेते हैं तो फिर सर्जरी करवाने के बावजूद भी उनको जब प्रॉपर सुकून या आराम नहीं मिलता है तो पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जी रहे होते हैं। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुँच सके और अगर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।